Hello viewers, welcome to my YouTube channel, and today we are going to practice the question of child development and pedagogy. So first question is, after getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't be like girls, boys don't cry." This statement by the father responds, मतलब ये जो कथन है पिता का कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं, ये कथन किस ओर दृष्टि करता है? रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। इट इज़ नॉट रूढ़िवादी, लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, मतलब एक प्रगतिशील कक्षा में टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन बेसिस ऑन देयर एकेडमिक स्कोर्स। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए चतुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? दिस यू हैव टू टेल। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में 3 होना चाहिए, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तभी तो प्रगतिशील क्लासरूम होगा जब उसमें प्रॉपर सारी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए आंसर थर्ड विल बी करेक्ट, दिस विल बी द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, after observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will, ये क्या शो करती है? तो इसे भी एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखे अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना को दर्शाती है। तो फर्स्ट वन, डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। क्या ये डीमोटिवेट करती है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में प्रत्याहार विकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें ये जो क्रिया है कि उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी व्हाट, वाई, हाउ, ये उसने एक उसने सपोर्ट सिस्टम दिया है। तो सपोर्ट सिस्टम में ये एक्ट एज एन स्कॉफील्ड फॉर लर्निंग के वाइब्स की थ्योरी में दिया हुआ है। लर्निंग हैपन्स बेस्ट व्हेन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, वो खुद क्या करते हैं, एंड व्हाट दे अचीव विद गाइडेंस। तो इसके बीच में जो हिंट दी जाती हैं उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है गिविंग टेम्पररी सपोर्ट दैट हेल्प स्टूडेंट्स प्रोग्रेस अंटिल दे कैन परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंटली। तो ये जो व्हाट, वाई, हाउ, ये जो सपोर्ट दिया गया है ये स्कैफोल्ड है, ये उन्होंने एक सपोर्ट की तरीके से हेल्प दी है। तो आंसर विल बी दिस। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सीटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में जो दूसरा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आया होगा दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, स्कूल इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। Peers are primary socialization agent, family is a secondary socialization agent, family and mass media both are secondary socialization agents। इनको एक बार हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक
कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारण हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारण हैं और पारिवारिक समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। मतलब इसमें से हमें ये बताना है कि बच्चों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। परिवार एवं जनसंचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो इसमें आप करेक्ट आंसर क्या है वो हम समझते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिए, इसमें फैमिली द करेक्ट आंसर इज़ ये फर्स्ट वाला हुआ। स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली, जो फैमिली होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट होती है। तो फैमिली फर्स्ट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड। बच्चे का क्या व्यवहार बनेगा, बच्चे की कैसा बिहेव होगा, ये इसमें फैमिली जो होती है वो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होती है, ये प्रायोरिटी होती है। इट शेप्स अर्ली वैल्यूज़, लैंग्वेज हैबिट्स, इमोशनल बॉन्ड्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब बच्चा जो है वो परिवार से सीखता है कि वो क्या वैल्यूज़ होंगी, वो किस भाषा में बात करेगा, उसकी हैबिट्स कैसी होंगी, उसके इमोशनल बॉन्ड्स किससे होंगे, वो क्या क्या कल्चरल आइडेंटिटी करेगा। एंड सेकेंडरी कौन सा होता है, स्कूल होता है। तो इसमें आंसर जो होगा, दैट आंसर विल बी फर्स्ट, दैट स्कूल इज़ अ secondary socialization agent and primary is a and family is a primary socialization agent. Next question is the theory of multiple intelligence emphasizes that, मतलब जो थ्योरी है बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर ये जोर देती है। तो पहला है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं या फिर बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। जैसे इंटेलिजेंस IQ कैन बी मेजर्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, या फिर इंटेलिजेंस वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस, या देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, या देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द इंटेलिजेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये क्यों है करेक्ट आंसर, तो इंस्टेड ह्यूमन पोजेस मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसे लिंग्विस्टिक भी होती है, लॉजिकल, मैथमेटिक्स, स्पेशियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल भी होती है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। ये जो थियोरी है ये हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, प्रपोज बाय हॉवर्ड गार्डनर। द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस नॉट अ सिंगल यूनिटरी एबिलिटी इट दैट कैन बी मेजर्ड बाय IQ टेस्ट। तो जो इंटेलिजेंस होती है दैट कैन बी इन सेवरल फॉर्म्स। तो करेक्ट आंसर विल बी 3. Next question is, according to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approves it represents dash stage of morality. मतलब इसमें इन्होंने ये पूछा है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो जो इनकी जो कोहलबर्ग्स की जो थियोरी है मॉरल डेवलपमेंट, इसके 3 लेवल्स हैं। प्री कन्वेंशनल, जिसमें मॉरलिटी इज़ बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट और गेनिंग रिवॉर्ड्स। मतलब प्री कन्वेंशनल में हम क्या करते हैं कि हम पनिशमेंट नहीं देते, हम रिवॉर्ड्स देते हैं। कन्वेंशनल में मॉरलिटी इज़ बेस्ड ऑन कन्फर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स, रूल्स एंड सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। मतलब हम इसमें सोशल नॉर्म्स को और रूल्स को फॉलो करते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल में मॉरलिटी इज़ गाइडेड बाय यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जो बच्चा सीखता है बड़े होते होते, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इंडिविजुअल कंसाइज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा, दैट रिप्रेजेंट्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरलिटी। मतलब किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं। तो अभी इसमें जो कन्वेंशनल जो सेकेंड स्टेज बताई है उसमें कि सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है, तो इसलिए इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें सेकेंड वन होगा, दैट इज़ कन्वेंशनल, प्रथागत। Now we'll come to next question. Lev Vygotsky's social cultural perspective of learning emphasizes importance of dash in the learning progress. मतलब इसमें लेव विगोत्स्की का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पे जोर देता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेव विगोत्स्की की थ्योरी का पता होना चाहिए, आपको वो याद होनी चाहिए। तो इसमें लेव विगोत्स्की थ्योरी में सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग ये कल्चरल टूल्स पे फॉलो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेव विगोत्स्की की इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कल्चरल इन
सोशल कल्चर्स, कल्चरल टूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स इन द लर्निंग प्रोसेस, मतलब बच्चे ने क्या क्या कल्चरल वैल्यूज़ उसके अंदर हैं, वो एक वैल्यू एम्फसाइज करता है कि आपके लर्निंग, बच्चे के लर्निंग प्रोग्रेस इसके प्रोसेस में। ये इसमें हम लेव विगोत्स्की में सोशल कल्चरल थियोरी ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस दैट लर्निंग एंड डीपली इन्फ्लुएंस, लर्निंग जो होती है बच्चे की वो किससे इन्फ्लुएंस हुई होती है, वो सोशल इंटरेक्शन से होती है, और यूज़ ऑफ कल्चरल टूल से भी इन्फ्लुएंस होती है, वो किस कल्चर को फॉलो करता है। तो दीज टूल्स मीडिएट थिंकिंग एंड हेल्प चिल्ड्रन इंटरनलाइज नॉलेज। तो इसलिए इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा कल्चरल टूल्स इन द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजेट एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। तो इसमें जीन पियाजेट के बारे में पूछा है, उनकी थियोरी में क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले जीन पियाजेट की थियोरी पता होनी चाहिए। सिद्धू मूसेवाला। तो जीन पियाजेट थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्कीमास। स्कीमा इज़ अ मेंटल फ्रेमवर्क, ये बताया हुआ है, ऑर्गेनाइज पैटर्न बताया हुआ है ऑफ थॉट बिहेवियर दैट हेल्प्स इंडिविजुअल इंटरप्रेट रिस्पॉन्ड टू एक्सपीरियंस। तो इसमें इन टर्म्स ऑफ किसके एक्सपीरियंस पे बताया हुआ है, तो 8th का जो है करेक्ट आंसर होगा वो स्कीमा होगा, क्योंकि अभी जीन पियाजेट की थियोरी का डेफिनेशन में ही ये लिखा हुआ है, उसकी जब आप थियोरी पढ़ेंगे जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द टर्म्स ऑफ स्कीमाज के फॉर्म में। अब वो स्कीमाज इनके जो हैं वो एसिमिलेशन में भी आते हैं। चिल्ड्रन बिल्ड मॉडिफाई स्कीमाज थ्रू 2 की प्रोसेसेस। जो स्कीमा है वो 2 कीज से बनाता है बच्चा। पहला एसिमिलेशन, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज, उसकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी से वो रिलेट करता है। एकोमोडेशन मतलब एडजस्टिंग स्कीमाज व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन डजंट फीड, तो मतलब वो समझने की कोशिश करता है जब उसकी पुरानी नॉलेज जो है वो नई नॉलेज से रिलेटेबल नहीं होती है। तो इसलिए इसमें हर तरह तरह के स्कीमाज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमाज यूज़ होते हैं। तो जीन पियाजेट एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कीमाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट्स थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस, मतलब जीन पियाजेट की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी थियोरी में क्या इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी सेकेंड वन, सेंट्रेशन इन थॉट। हाउ सेंट्रेशन इन थॉट, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो जीन पियाजेट की है उसमें इनकी किससे मार्क्ड की जाती है। सबसे पहले सेंट्रेशन, फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन वाइल इग्नोरिंग अदर्स, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फोकस ऑन वन एक्सपेक्ट, उसके एक एक्सपेक्ट पे फोकस करना और दूसरे को इग्नोर करना, इसे सेंट्रेशन ऑफ थॉट कहते हैं। और नेक्स्ट वन है ईगो सेंट्रिज्म, ये होता है डिफ़िकल्टी इन सीइंग पर्सपेक्टिव्स अदर देन वंस ओन। और एनिमिज्म भी है, एट्रीब्यूटिंग लाइफ लाइक क्वालिटीज़ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो ये जीन पियाजेट की थियोरी के हैं और इसमें सेंट्रेशन इन थॉट कैरेक्टराइज की जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रेशन इन थॉट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अध्ययन से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो दिस इज़ द 10th क्वेश्चन एंड लेट अस सी विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें ये 4th क्वेश्चन सही होगा, बिकॉज डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। बच्चा कहीं से भी विकास करना शुरू कर सकता है, वो खेल के में भी कर सकता है, पढ़ाई में भी कर सकता है। अगर वो सिंगिंग में अच्छा है तो वो भी अच्छा कर सकता है, अगर उसकी आर्ट अच्छी है तो वो उसमें भी अच्छा करता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आर्ट भी अच्छी होती है, गेम्स भी अच्छी होती है और स्टडीज़ भी अच्छी होती है, तो वो तीनों में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4th वन होगा, विकास बहुआयामी होता है। बच्चा अगर 3 एरियाज़ में, फील्ड्स में अच्छा है तो वो तीनों में विकास करेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो दिस इज़ द 10th क्वेश्चन एंड लेट अस सी विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें ये 4th क्वेश्चन सही होगा, बिकॉज डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। बच्चा कहीं से भी विकास करना शुरू कर सकता है। वो खेल के में भी कर सकता है, पढ़ाई में भी कर सकता है। अगर वो सिंगिंग में अच्छा है तो वो भी अच्छा कर सकता है। अगर उसकी आर्ट अच्छी है तो वो उसमें भी अच्छा करता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आर्ट भी अच्छी होती है, गेम्स भी अच्छी होती है और स्टडीज़ भी अच्छी होती है। तो वो तीनों में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4th वन होगा, विकास बहुआयामी होता है। बच्चा अगर 3 एरियाज़ में, फील्ड्स में अच्छा है तो वो तीनों में विकास करेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, मतलब जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास में किस क्रम में होता है। तो ये आपने किस क्रम में बच्चे का होता है, ये हमने पढ़ा था 11th में। जो सीक्वेंस ऑफ चिल्ड्रन ये होता है फर्स्ट में सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये करेक्ट आंसर क्यों होगा, क्योंकि चिल्ड्रन फर्स्ट डेवलप सेंसरी एंड मोटर स्किल। सबसे पहले वो जब बाल्यावस्था में शिशु होता है तो सबसे पहले उसका सेंसरी, उसके दिमाग का विकास होता है। दे मूव टू कॉन्क्रीट थिंकिंग, फिर वो सोचना शुरू करते हैं। एंड दे डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फिर जो उन्होंने सीखा होता है उसके बेसिस पे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले सांवेदिक, उसके बाद मूर्त और उसके बाद अमूर्त। सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ये बच्चे के डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, मतलब एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो पहला अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, मतलब जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें क्या ये रुकावट होगी। अध्यापक के पक्ष में असफलता, क्या ये फेलियर ऑफ टीचर होगा। योग्यता आधारित समूह बनाने के मापदंड, क्या ये क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स में हेल्पफुल होगा। या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंस किस लिए होगा, इम्पॉर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th वाला होगा, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। मतलब अगर जो बच्चे हैं उसमें उनमें डिफरेंस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई स्टडीज़ में अच्छा है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन सा टॉपिक हमें कितनी बार क्लास में एक्सप्लेन करना है और कौन सा एक ही बार में बच्चे समझ जाएंगे, ये बच्चों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड भी ये क्लासरूम को ट्रीट करने का एक तरीका होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, एक मतलब एक समावेशी कक्षा में एक किस पर जोर होना चाहिए। सबसे पहला है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों का, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स में, या अभिभेदी समरूपी निर्देशों में, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के लिए, या सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव के लिए, या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करने के लिए। मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th वन होगा कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम अपॉर्चुनिटीज़, इसमें प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एमिंग एंड मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, मतलब हर कक्षा में, एक समावेशी कक्षा में इस पर हमेशा बल होना चाहिए कि हर बच्चे के सामर्थ्य के अधिकतम के लिए उनके अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो इसमें इंक्लूसिव क्लासरूम फोकस ऑन इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन में भी ये फोकस करते हैं। एवरी चाइल्ड लर्न्स टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, इस पर भी फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन
विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़, मतलब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, मतलब इसमें कौन सा यूज़ होना चाहिए। तो ये 14 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर थर्ड वन होगा कि स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे इसमें दिया था इंक्लूसिव क्लासरूम, ये द एक्ट प्रमोट्स रिस्पेक्टफुल पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए और पर्सन की फर्स्ट लैंग्वेज में। ये रिटार्टेड, हैंडीकैप्ड और क्रिप्ड का आउटडेटेड और डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स हैं, तो इसलिए ये यूज़ नहीं होंगे। ये जो शब्द हैं रिटार्डेड, हैंडीकैप्ड और क्रिपल्ड, द करेक्ट यूसेज क्या होगा इसमें, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ अ टीचर शुड नॉट, मतलब अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमको आंसर ये देना है कि इसमें क्या नहीं अध्यापक को करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, मतलब मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए, या फिर यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोगिकल अप्रोचेस, मतलब संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का उपयोग करना चाहिए, या डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, मतलब व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, या फिर प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पैडागोगी एंड असेसमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ वन होगा कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का, मतलब प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पैडागोगी एंड असेसमेंट, इसका यूज़ करना चाहिए, ताकि क्रिएटिविटी इज़ मार्क्ड बाय द एबिलिटी थिंक इन मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सके शिक्षक, ताकि इनको वो समझा सके, जनरेट न्यू आइडियाज़ जनरेट करे, फाइंड यूनिक सोल्यूशंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग कंट्रास्ट विद कन्वर्जेंट थिंकिंग, फोकस ऑन वन करेक्ट आंसर। तो ये सब होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पैडागोगी एंड असेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। क्या वो कम परिज्ञानता, बोधज्ञानता है, अपसारी चिंतन है, अति सक्रियता है, या असतर्कता है, मतलब इसमें से कौन सा होगा। ये 16th क्वेश्चन में जो सेकंड का आंसर है दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी चिंतन। ये अपसारी चिंतन क्या होता है, थिंकिंग इन मल्टीपल डायरेक्शन, मतलब वो हर डायरेक्शन में सोच पाएगा, न्यू आइडियाज़ जनरेट कर पाएगा और यूनिक सोल्यूशन बच्चा ढूंढ पाएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ये कंट्रास्ट भी है विद कन्वर्जेंट थिंकिंग, फोकसेस ऑन वन करेक्ट आंसर। तो इसलिए जो प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड, मतलब विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या उसको अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, क्या उसको अवॉइड करनी चाहिए। ड्रॉ एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल एंड यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, मतलब उसको इसमें से क्या फॉलो करना चाहिए। तो इसमें सेकेंड इज करेक्ट थी, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। तो अगर उसके पास डाइवर्स बैकग्राउंड के लर्नर्स हैं तो ऑब्वियसली उसको क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स रखने चाहिए अपने पास फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, तो ताकि बच्चे अलग अलग एग्जाम्पल से सीख सकें। यूजिंग डाइवर्स एग्जाम्पल्स इंक्लूसिव एंड रिलेटेबल, अवॉइडिंग डाइवर्सिटी और रीइंफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स harms inclusivity while standardizing assessment ignore individual differences, मतलब जो बच्चों में जो अंतर हैं उनके सीखने में उसको उसके लिए उसके पास अलग अलग एग्जाम्पल होनी चाहिए, डाइवर्स सेटिंग्स होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, मतलब समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले फोकसिंग ऑन ड्रिल या ये एंड प्रैक्टिस, क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा? लगातार अभ्यास और कर्म पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल में बढ़ावा देकर, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों की डर की भावना पैदा करके। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, encouraging fixed process of solving the problems, या जनरेटिंग फियर among स्टूडेंट्स। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें थर्ड वाला आंसर करेक्ट होगा, encouraging यूज़ ऑफ एनालॉजी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। मतलब अगर बच्चे आंसर कैसे निकालना है अगर वो ये सीख लेंगे तो वो हर क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। एनालॉगी हेल्प, बिकॉज जो एनालॉगी होती है इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू कनेक्ट विद न्यू प्रॉब्लम विद फैमिलियर सिचुएशंस, इन्हांसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये ड्रिल भी करता है फिक्स प्रोसेस और फियर हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, मतलब आपको अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर, या बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो इंग्लिश में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फोकसिंग पनिशमेंट बाय पनिशिंग द चिल्ड्रन, फोकसिंग ऑन मिस्ट्री ओरिएंटेड गोल्स, या गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, या फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया के बाद बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो लर्न करे? तो इसके लिए जो सेकंड वाला आंसर है वो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, कि फोकस ऑन मिस्ट्री ओरिएंटेड गोल्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर। ये क्यों होगा? मास्टरी गोल्स एम्फसाइजिंग, मतलब जो मास्टरी गोल्स होते हैं ये मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स हैं। ये किस पे एम्फसाइज करते हैं, किस पे जोर देते हैं? अंडरस्टैंडिंग पे, स्किल डेवलपमेंट पे और पर्सनल ग्रोथ, मतलब बच्चा अपने में ग्रोथ कर पाए, उसकी जो स्किल है वो डेवलप हो पाए और उसकी समझ बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो विच सस्टेन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। तो इसके द्वारा ये किया जा सकता है। पर इसमें जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे पनिशमेंट, रोट मेमोराइजेशन, ओवरली इजी टास्क, ये कभी भी बच्चे को जेन्युइन मोटिवेशन नहीं करते हैं कि वो ताकि वो अधिगम की अभिप्रेरणा की ओर बढ़ सके। तो करेक्ट आंसर फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेम मतलब शर्मिंदगी, हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, कि संज्ञान का पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, मतलब बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। या शुड बी जनरेट फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब इसके भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो मतलब ये किस लिए यूजफुल है? तो इसमें सेकेंड वन विल बी द आंसर, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। ये जो भी शेम की जो फीलिंग है ये बच्चे में निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, किस पे? कॉग्निशन पे डालती है। जैसे स्ट्रेस बढ़ाती है, एंग्जाइटी बढ़ाती है, रिड्यूस सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका रिड्यूस होता है, विच नेगेटिवली इफेक्ट लर्निंग। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट एन इफेक्टिव मोटिवेटर, तो शुड नॉट बी यूज्ड इन टीचिंग, मतलब बच्चे को कभी भी शेम फील नहीं करवाना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचर लर्निंग, मतलब अध्यापन और अधिगम, मतलब टीचिंग और लर्निंग की प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? या ये रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट है, या फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स है, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस है, या इमिटेशन एंड रिपीटिशन? इसमें से कौन सी प्रक्रिया है टीचिंग और लर्निंग की? तो इसमें सेकेंड वाला आंसर करेक्ट होगा, दैट इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संवाद। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो इफ़ेक्टिव लर्निंग ये कब होती है? जब आइडियाज़ कनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप एनालाइज कर पाते हैं बच्चे, और दे बिल्ड डेवलप अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग। वो किसी भी सब्जेक्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग तभी वो बना पाते हैं जब वो एक्सप्लोर कर पाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, अभी वो ये
सब चीज़ें बना पाते हैं, इसीलिए इसमें सेकेंड वाला आंसर करेक्ट होगा। और इफ़ेक्टिव लर्निंग कब होती है? जब रूट मेमोराइजेशन, पैसिव ऑब्जर्वेशन या लिमिटेशन, ये जो चीज़ें हैं ये इग्नोर या फिर ये रिमूव कर दी जाती हैं टीचिंग में। तो सेकेंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि किस लिए करना चाहिए इसलिए पूछा गया है। तो पहला है, शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। क्या ये करेक्ट आंसर है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या she can segregate those who made more errors in comparison to others, या फिर learning is solely based on correction of errors। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर, कि अगर एक टीचर है उसको एनालाइज करना चाहिए एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट। क्यों करनी चाहिए? ताकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स, ताकि वो बच्चों की गलतियों को समझ सके, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मीनिंगफुल और भी इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। क्योंकि जो बच्चों की एरर्स होती हैं ये इंसाइट प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस के बारे में। टीचर्स डिज़ाइन बेटर स्ट्रैटेजीज, मतलब टीचर जो हैं वो बच्चों की गलतियों को अगर समझ रहे हैं तो दे कैन प्रिपेयर मोर गुड टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग एरर्स इज़ मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, मतलब बच्चों की सीखने में कठिनाई होती है जब इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, या फिर दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, या फिर कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, मतलब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों या अधिगम सामाजिक संदर्भ में हों, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो बच्चों की सीखने में कब कठिनाई होती है, इसका हमें करेक्ट आंसर मार्क करना है। तो इसमें जो 23 है इसमें आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, मतलब अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जा रही है वो अगर आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो बच्चों को वो अलग अलग चंक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बच्चों को जब भी सूचना दी जाए तो वो आपस में रिलेटेड हो, तभी बच्चों इसको ईजिली लर्न कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज़, मतलब अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो कौन सी हो सकती है? पहला है हाई अराउजल हाई फियर, या हाई लो अराउजल, या फिर हाई फियर, या मॉडरेट अराउजल नो फियर, या फिर नो अराउजल नो फियर। इसमें कौन सी जो अवस्था है उसमें जो बच्चा है वो अच्छे से लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से कर पाएगा? तो सब इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड वन, मॉडरेट अराउजल एंड मॉडरेट फियर। मतलब मॉडरेट अराउजल में क्या होगा, कीप्स लर्नर्स एंगेज्ड एंड अटेंटिव, मतलब अगर उसको कोई फियर नहीं है और उसको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तो ऑब्वियसली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लर्न करेगा। मॉडरेट अराउजल में तो ही विल कीप लर्निंग और वो इंगेज रहेगा याद करने में। तो अगर उसमें जो फियर है, अगर उसमें अगर फियर होगा तो निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा उसकी कॉग्निशन और मोटिवेशन में। और अगर बहुत हाई है, टू हाई अराउजल और टू लो अराउजल में और टू हाई फियर में रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस, मतलब अगर बच्चा बहुत डरा हुआ है तो भी वो याद नहीं कर पाएगा। इसलिए मॉडरेट अराउजल होना चाहिए, उसको चीज़ों में इंगेज रखने की एबिलिटी होनी चाहिए टीचर में, और बच्चों को कोई डर नहीं होना चाहिए, तभी वो दे कैन बी इन द बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू ऑफ लर्निंग, जब बच्चा लर्न कर रहा है उसकी जो कंस्ट्रक्टिव व्यू है, सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करना है, हैव नो रोल टू प्ले इन, आर सोलली डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट्स, प्ले एन एक्टिव रोल, या आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स। मतलब जब वो याद कर रहा है अधिगम की प्रक्रिया में संरचनात्मक विचार के सुझाव कब देता है, कब ज्ञान की संरचना में कौन सी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड वन होगा, प्ले एन एक्टिव रोल। मतलब अगर वो कंस्ट्रक्टिविज्म में है, वो चीज़ों को समझ रहा है, तो प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। जब वो चीज़ों को खुद कर रहा है तो एक बच्चा अच्छे से लर्न कर पाएगा उन चीज़ों को हमेशा के लिए। जैसे ये किस पे इम्फेसिस करते हैं, कंस्ट्रक्ट नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविज्म का जो प्रोसेस है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और ये एक्सपीरियंस, इंक्वायरी और रिफ्लेक्शन, मतलब बच्चे इसमें एक्सपीरियंस भी करते हैं, नई चीज़ों को इंक्वायरी भी करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, और फिर रिफ्लेक्शन मतलब वो उसके बेसिस पे टीचर से इंटरेक्ट भी करते हैं। इसलिए इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज।